Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing well. So guys, in this video we will be continuing with another socialization theory, that is I, me and self theory, given by George Herbert Mead. एंड हमने पिछली वीडियोस में हमने बाकी दो थियरीज हमने पहले ही पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी और फिर हमने चार्ल्स कूले का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एंड ये हमारी थर्ड एंड लास्ट थियरी होगी जो हमारे टेट एग्ज़ाम्स के रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट थियरी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं ये थियरी हमारी दी किसने थी। ये थियरी हमारी जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी थी। तो पहले हम इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि ये कौन थे। इनका बॉर्न हुआ 27 फेब 1863 में इन साउथ हेडली मैसाचुसेट्स इन यूएस। भाई ये अमेरिकन फ़िलासफ़र भी थे, सोशोलॉजिस्ट भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। ये तीनों इनके मेन इंटरेस्ट एरियाज़ थे। तो इनका बेसिकली क्या हुआ 1888 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी बीए कंप्लीट की एंड उसके बाद ये लिप्जिग चले गए जो जर्मनी में है। विलियम वुंट के पास ये चले गए। वहाँ पर उन्होंने इनको जेस्चर्स का कॉन्सेप्ट सिखाया जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनकी थियरी का। उसके बाद ये 1891 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन चले गए। वहाँ पर ये चार्ल्स कूले और जॉन डुई को मिले और जिनके काम से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित थे उनसे। तो जैसे कि आपने देखा पिछली थियरी हमारी सोशलाइजेशन की चार्ल्स कूले की थी और उसके बाद उसी थियरी को इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया और उसी पर कुछ काम किया सोशलाइजेशन पर। फिर ये जॉन डुई से पहले से प्रभावित थे। फिर 1894 में ये जॉन डुई के साथ चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। वहाँ पर उन्होंने अपनी डेथ से पहले इनको काफ़ी कुछ सिखाया। लेकिन उसके बाद इनका जो इनका इंटरेस्ट था वो सोशोलॉजी में थोड़ा और ज़्यादा आ गया था, तो ये वहाँ से वापस आ गए थे। ठीक है, तो भाई ये अपने मेन सोशल साइकोलॉजी और प्रैग्मेटिज्म के काम के लिए जाने जाते हैं। बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन सोशल साइकोलॉजी एंड प्रैग्मेटिज्म। इनको फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी बोला जाता है। और एक चीज़ और थी, आपको पता है इनकी एक बुक है जो इन्होंने जो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के नाम से फेमस है। इनकी इस बुक को इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ हुई थी 1931 में और 1934 में इनके कुछ स्टूडेंट्स ने इनके नोट्स को और इनकी जो भी कन्वर्सेशंस जो थी उसको उठाकर पब्लिश करवा दिया और वो बुक का नाम रखा माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। तो ये था कुछ जॉर्ज हर्बर्ट मीड के बारे में। अब बात करते हैं इनकी थियरी के बारे में। देखो, सबसे पहले इन्होंने आई और मी का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया था। सेल्फ कॉन्सेप्ट का इन्होंने बात किया था। फॉर मीड एग्जिस्टेंस इन कम्युनिटी कम्स बिफोर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। फर्स्ट वन मस्ट पार्टिसिपेट इन डिफरेंट सोशल पोजिशंस विद इन सोसाइटी एंड ओनली सब्सिक्वेंटली कैन वन यूज दैट एक्सपीरियंस टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स एंड दिस बिकम्स कॉन्शियस। देखो भाई, बेसिकली क्या होता है कि एक जो बच्चा होता है पहले वो सोसाइटी में आता है, पहले वो सोसाइटी के नॉर्म्स को, तौर तरीक़ों को, चीज़ों को सीखता है पहले। फिर वो अपने कॉन्शियसली चीज़ों को सीखता है, परसीव करता है खुद से और उसके बाद उसका सेल्फ बनता है। ठीक है, पहले वो सोसाइटी से चीज़ों को सीखता है, फिर उसकी अपनी थिंकिंग डेवलप होती है, उसके बाद उसका सेल्फ बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, मीड एक्सप्लेन्ड दैट द सेल्फ इज़ अ सोशल प्रोसेस विद कम्युनिकेशन बिटवीन आई एंड मी, वेयर आई इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ सेल्फ एंड मी इज़ द सोशल फॉर्म ऑफ सेल्फ। देखो, इन्होंने क्या बोला है, जो सेल्फ है ना वो एक सोशल प्रोसेस है जिसमें आई भी इम्पॉर्टेंट है और मी भी इम्पॉर्टेंट है।
इसमें इन्होंने बोला है आई जो है वो प्योर फॉर्म है सेल्फ की और मी जो है वो सोशल फॉर्म है सेल्फ की। देखो इस थियोरी में ना काफ़ी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, उनको सही से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थियोरी है। आप इसको ऐसे समझो, देखो जो सेल्फ है ना इसके एक तरह से दो पार्ट्स हैं, एक आई है और एक मी है। जो आई है ना वो बिल्कुल बिंदास है, ठीक है, वो एक एक्टिव फेस है, वो इंडिविजुअलाइज्ड एस्पेक्ट है। और जो मी है ना वो सोसाइटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो मी को आप सोसाइटी समझो और आई को इंडिविजुअल समझो। आई का मतलब जो इंडिविजुअल थिंकिंग जिसमें ज़्यादा एक्टिव है, और मी में जिसमें सोशल फैक्टर ज़्यादा एक्टिव है। आप इसको ऐसे समझो, ठीक है। तो इसके बाद मैंने मी और आई का कुछ कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन से आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। देखो सबसे पहले क्या आता है, मी इज़ द सोशलाइज एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। जो मी जो है वो सोशलाइज एस्पेक्ट है, वो सोसाइटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो सब कुछ इसका सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए ही इसको देखा जाता है मतलब। और जो हमारा आई है, आई इज़ द इंडिविजुअलाइज एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। आई का मतलब क्या है, जो उसका इंडिविजुअलाइज एस्पेक्ट है, इसकी जो अपनी थिंकिंग है, ठीक है, ये थोड़ा इंडिपेंडेंट है। मी सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट है। मी रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स एंड expectations of others and of society, and I is the response of an individual to the attitude of others। देखो जो मी है ना, मैंने जैसे बताया ये सोसाइटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो जो एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स और एक्सपेक्टेशंस वगैरह जो सोसाइटी की पहले से जो निर्धारित की हुई हैं, ठीक है, उनको देखते हुए मी काम करता है, ठीक है। और जो आई जो होता है वो मी को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, मी को रिस्पॉन्ड करता है। आई इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द एटीट्यूड ऑफ अदर्स। आई जो होता है मी को ध्यान में रखते हुए, जैसे सोसाइटी से चीज़ों को परसीव करके अपनी जो उसकी थिंकिंग बनती है, फिर वो जो बोलता है वो आई होता है, ठीक है। मी इज़ द सोशल सेल्फ, जैसे कि मैंने बताया ये सोशल सेल्फ है, जैसे सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड है। और आई इज़ द रिस्पॉन्स टू द मी। आई मी को रिस्पॉन्ड करता है। देन me can be considered the past phase of self, I can be considered as the present and future phase of self। देखो इसमें ऐसे समझो कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, तौर तरीके हैं, कल्चर है, रिचुअल्स हैं, सारी चीज़ें पहले से निर्धारित की हुई हैं, ठीक है। तो वो पहले से चली आ रही हैं और उसको एक इंसान को पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पास्ट फेज हो गया हमारा। लेकिन जो आई है वो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर सेल्फ होगा, फ्यूचर फेज होगा सेल्फ का। कैसे कि आई जो है वो चीज़ों को पहले सीखेगा, ठीक है, उसके बाद वो बोलेगा या आने वाले टाइम में कुछ उसकी थिंकिंग चेंज होगी। तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट और फ्यूचर फेज ऑफ सेल्फ बोल सकते हैं। उसके बाद मी इज़ द शेयर्ड बिलीव्स। जब सोसाइटी के पहले से नॉर्म्स तय हैं, सब कुछ है, तो ये शेयर्ड बिलीव्स हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। एंड आई इज़ द रिएक्शन टू द बिलीफ ऑफ अदर्स, वही रेस्पोंड करता है ये मी को। देन मी इज़ द सोफिस्टिकेटेड एक्शंस बेस्ड ऑन सोसाइटी। आई इज़ कूल एंड इंडिविजुअलाइज्ड, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। मी जो है वो सोसाइटी से प्रभावित है और सब कुछ उसके जो एक्शंस हैं वो सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए होते हैं। और जो आई के होते हैं वो इंडिविजुअलाइज होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। देन मी इज़ समटाइम्स रेफर टू एज द जनरलाइज्ड अदर। आई इज़ समटाइम्स रेफर टू एज द सिग्निफिकेंट अदर। देखो पहले तो ये समझो सिग्निफिकेंट अदर्स और जनरलाइज्ड अदर में क्या डिफरेंस है। तो देखो जो सिग्निफिकेंट अदर्स जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं जैसे पेरेंट्स हो गए, या जो हमारे क्लोज एसोसिएट्स हो गए, जो हमारे सबसे क्लोज हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ठीक है, वो सारे हमारे सिग्निफिकेंट अदर्स में आते हैं। और जो जनरलाइज अदर्स में आप सोसाइटी को मान सकते हो, जो पूरी सोसाइटी है, सोसाइटी एज अ होल, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं जनरलाइज्ड अदर में, ठीक है। इसलिए आई को सिग्निफिकेंट अदर्स भी बोला गया और मी को जनरलाइज्ड अदर्स भी रेफर किया गया। देन मी इज़ द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेल्फ, आई इज़ द एक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेल्फ। देखो जैसे आपने इंग्लिश में देखा ही होगा, आप जब कोई भी सेंटेंस देखते हो, आई हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, और मी हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो उस चीज़ से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है भाई। उसके बाद जो हर्बर्ट मीड ने
स्टेजेस दी हैं कुछ सेल्फ डेवलपमेंट की, कुछ 3 स्टेजेस हैं, जिसमें पहली है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज, देन सेकंड इज़ प्ले स्टेज एंड थर्ड इज़ गेम स्टेज। जो हमारी प्रिपरेटरी स्टेज है ये हमारी 0 to 2 ईयर्स की होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को कॉपी करते हैं या इमिटेट करते हैं बिहेवियर को, जो उनके आसपास के लोग हैं उनके बिहेवियर को। चिल्ड्रन कॉपी और इमिटेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स अराउंड देम विदाउट सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर इमिटेटिंग। देखो ये ना अपने जो आसपास के लोग होते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ठीक है, इन लोगों को कॉपी करते हैं, इनको इमिटेट करते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं होती उतने कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, जो बच्चे अपनी मदर के जैसे वो कर रही है कि फ़ोन पे जैसे बात कर रही है। आपने देखा होगा, आप अपने फ़ोन पे जैसे बात करते हो, कोई छोटा बच्चा आपको देखेगा ना, और आप उसको टीवी का रिमोट भी पकड़ा दो, ठीक है, वो उसको भी कान पर लगा कर ना वो सोचेगा कि ये फ़ोन है, ठीक है, वो आपको इमिटेट करेगा, बट उसको समझ नहीं है कि ये फ़ोन है या रिमोट है, ठीक है, ये छोटा बच्चा होगा। ऐसे ही ये इसके फादर इसको उंगली दिखा रहे हैं, ठीक है, और ये भी जवाब में ऐसे ही इनको इमिटेट कर रही है, ठीक है। तो ये बच्चे इस स्टेज में कॉपी करते हैं। देन सेकंड हमारी आती है प्ले स्टेज। प्ले स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन स्टार्ट्स रोल प्लेइंग एंड टेकिंग ऑन द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल और सिग्निफिकेंट अदर्स इन देयर लाइफ। चिल्ड्रन ओनली टेक ऑन वन रोल एट अ टाइम। देखो इसमें क्या है, चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, वो रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं एंड टेकिंग ऑन द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स। जो भाई वही सिग्निफिकेंट अदर्स मतलब जो उनके क्लोज हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ठीक है, उनको उनका रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे किसी के फादर डॉक्टर हैं, किसी के फादर टीचर हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, तो वो उनका रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। और थर्ड आती है हमारी गेम स्टेज। चिल्ड्रन लर्न देयर रोल्स इन रिलेशन टू अदर्स एंड हाउ टू टेक ऑन द रोल ऑफ एवरीवन एल्स इन द गेम। देखो इस स्टेज में क्या है तो ये भी उसके जैसी, इसमें भी बच्चे रोल प्ले करते हैं, बट इसमें बच्चों को इतनी समझ होती है कि वो 2 रोल एक बार में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि किसी बच्चे की मदर जो है वो उसको खाना भी देती है बनाकर, ठीक है, घर की जैसे घर को भी मैनेज करती है, एंड वो डॉक्टर भी है, ठीक है, तो वो डॉक्टर का भी रोल कर सकती है और उनकी जो समझ सकती है कि वो मतलब कैसे वो अपना रोल निभाती हैं, ठीक है। तो ये प्ले स्टेज में और गेम स्टेज में डिफरेंस है। प्ले स्टेज में बच्चा सिर्फ एक रोल प्ले करता है एक टाइम पे, जैसे अगर वो टीचर का कर रहा है या डॉक्टर का कर रहा है तो वो उसी का करता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जीएच मीड ने एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें बेसिकली क्या है, अ सोशियोलॉजिकल थियरी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय जीएच मीड। देखो ये एक सोशियोलॉजिकल थियरी है, ठीक है। दिस थियरी फोकसेज ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द वर्ल्ड। ये थियरी फोकस किस पर करती है, इंटरेक्शन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द वर्ल्ड। एक इंसान और पूरी जो दुनिया में जो लोग हैं उनका जो इंटरेक्शन होता है, जो हमने सोशलाइजेशन में पढ़ा, उस सब पर ये फोकस करती है। और एक चीज़ और है कि इसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शन इसका नाम है, तो इसमें सिंबल्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सिंबल्स हम जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, हम हर चीज़ में पहले चीज़ों को समझते हैं और हम उनके फिर सिंबल्स होते हैं, हर एक चीज़ के सिंबल्स हैं। जैसे आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल साइट आप यूज़ करते हो, सभी के जैसे सिंबल्स हैं, हम सिंबल से उनको पहचान जाते हैं। ऐसे ही ट्रैफिक रूल्स वगैरह में हर चीज़ के सिंबल्स हैं, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात की है इन्होंने। ये लैंग्वेज फॉर्म में भी हो सकती है, प्ले फॉर्म में भी हो सकती है और गेम फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। देन इसके बाद दीज फॉर्म्स ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन, और ये सोशल इंटरेक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, दीज फॉर्म्स ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन टेक प्लेस वाया दीज शेयर्ड सिम्बल्स सच एज वर्ड्स, डेफिनेशन, रूल्स, जेस्चर्स, रिचुअल्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपकी शेयर्ड सिम्बल्स में आ जाएंगी जो हम यूज़ करते हैं सोसाइटी से कुछ सीखने के लिए इंटरेक्शन के टाइम पर, ठीक है। और जैसा हमने डिस्कस किया, जीएच मीड को फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के तौर पर भी जाना जाता है। और ये लैंग्वेज प्लस सिम्बल्स इक्वल्स टू मीनिंग टू लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये हमने अभी बात की। लैंग्वेज और हम सिम्बल्स को सीखते हैं
तो ये थियोरी थी इनकी सोशल इंटरेक्शनिज्म की। तो ये हमारा सफिशेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आई, मी एंड सेल्फ थियोरी। So guys, thank you for watching. Stay connected for the upcoming videos. Thank you.